आखिर किस लोगों का सहारा में जमा पैसा मिलेगा? क्या उनको मिलेगा जिन्होंने सीआरसीएस पोर्टल से अपने बॉन्ड को अपलोड किया है पैसा वापसी के लिए, या जिन्होंने अब तक इंतजार किया है कि वो सहारा के ब्रांचेस से अपना पैसा पाएंगे, क्या उनको पैसा मिलेगा? या जो कोर्ट गए हैं और सहारा से पैसा वापसी के लिए उन्होंने वहां पे कोई पिटीशन फाइल किया है, क्या उनको पैसा मिलेगा? सहारा का ऐसा कारनामा जो जून 2014 में हुआ था, आखिर क्या है उसकी सच्चाई? साथियों नमस्कार, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सहारा के कुछ ऐसे पहलू जिससे काफी लोग अभी अनभिज्ञ होंगे, उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ऐसा कुछ सहारा पहले कर चुकी है सेबी के साथ, सरकार के साथ, अपने एजेंट के साथ, अपने निवेशकों के साथ। ये भी हो सकता है कि काफी लोग जानते हो, लेकिन जो जानते हैं वो भी अपने लोगों को, अपने एजेंट को, जमाकर्ताओं को इन तथ्यों से रूबरू नहीं कराए, सहारा की सच्चाई को नहीं बताया। और सहारा एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जिसको सरकार से उस समय के दौर में बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त थी, इसको बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए थे। इसको पैरा बैंकिंग, नॉन बैंकिंग के तहत ब्याज देने का अधिकार इसको पूर्ण रूप से दिया गया था। इसीलिए जो नेशनलाइज्ड बैंक है, नेशनल बैंक थे, उनको छोड़ करके जो छोटे छोटे, जो रोजमर्रा के जीवन में प्रतिदिन मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे कमाने वाले थे, वो प्रतिदिन बैंक जाकर के पैसा जमा नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों ने ज्यादातर सहारा को चुना कि जब उतना ही ब्याज, उस तरीके से पैसा जो है मिलना, ज्यादा परेशानी ना होना, बैंकों में कतार लगा करके पैसा निकालना और यहाँ पे आराम से जाकर के पैसा निकालना, ऐसी सुविधाएं जब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से मिलने लगी तो छोटे तबके के ज्यादा से ज्यादा लोग सहारा से जुड़ते चले गए, ब्याज भी अच्छा खासा मिलने लगा था। लेकिन सहारा ने ऐसे छोटे छोटे जमाकर्ताओं को बेसहारा ही कर दिया। ये भारत सरकार आरबीआई से एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंपनी थी, हाउसिंग कंपनी भी थी, मल्टीपर्पज सोसाइटीज भी इसके अंदर जो है कई कंपनियां भी चल रही थी। इसके एजेंट्स जो हैं ये भी सहारा से रजिस्टर्ड थे, यानी वो भी भारत सरकार से रजिस्टर्ड थे। पहले तो इन्होंने एजेंट को ही ठगना शुरू किया। जो एजेंट के अकाउंट से 10%, जब ये पेमेंट एजेंट को करते थे, जो 10% टीडीएस ये काटते थे, अब ये 10% टीडीएस जो ये एजेंट का अपना काटते थे, ये इनकम टैक्स विभाग को देते ही नहीं थे, ये अपने पास रख लिया करते थे। जब ये पैसा सरकार इनकम टैक्स विभाग के पास जाएगा तभी तो वो रिफंड बन करके एजेंट को मिलेगा। और ये एजेंट से, अपने निवेशकों से इनकम टैक्स के तहत सारी चीजें ये भरवाया करते थे। और इसीलिए सीआरसीएस पे इनकम टैक्स का जो बड़े जमा करता है, इनकम टैक्स का प्रूफ मांगा गया है, क्योंकि सहारा ने उस समय सभी से साइन करवाए थे इनकम टैक्स के, टीडीएस के पैसे को फिर से रिफंड करने के लिए इन्होंने वो प्रारूप पे साइन करवाया था उस समय। लेकिन ये जो पैसा टीडीएस का काटते थे, ये सरकार के पास, इनकम टैक्स विभाग के पास जमा ही नहीं करते थे। चलिए मैं मान लेता हूं कि इस पे इनकम टैक्स विभाग का, भारत सरकार का नजर नहीं गया, लेकिन ऑडिटिंग जनरल ऑफ इंडिया, जिनके देख रेख में सहारा के सभी ब्रांचों का, सहारा का ऑडिट होता था प्रतिवर्ष, क्या उनका भी इसमें नहीं गया? क्या उन्होंने नहीं पाया? इसमें वो ऑडिटर्स, सहारा के हेड ऑफिस हुआ, रीजनल ऑफिस हुआ, लोकल ब्रांचों में, फ्रेंचाइजी ब्रांचों में, जब वो ऑडिटर ऑडिट करने जाते थे फाइनेंशियल ईयर्स में, तो वो क्या कर रहे थे वहां पे? वो नहीं देख रहे थे कि एजेंट का पैसा जो टीडीएस का कट रहा है, बड़े निवेशकों का पैसा जो टीडीएस कटा है, वो पैसा कैसे रिफंड होगा? क्योंकि सहारा के पास कोई ऐसा डाटा नहीं था, कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि वो टीडीएस का पैसा जो काट रहे हैं अपने एजेंट से और अपने निवेशकों से, वो पैसा तो सरकार को दे ही नहीं रहे हैं। तो ये ऑडिटर क्या करने गए थे वहां पे? पैरा बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, नेशनलाइज्ड बैंकिंग हो, ऐसे बैंकों में अगर 5,000 से आपका आय ज्यादा है तो आपको ब्याज ज्यादा मिलता है, और उस ज्यादा ब्याज पे या ज्यादा इनकम पे आपके इनकम टैक्स, टीडीएस लगते हैं, कटते हैं। और सहारा भी यही काम करता था। सहारा भी अपने एजेंट हो, जमा करता हो, जिनका इससे ज्यादा आय होता था, ब्याज भी ज्यादा देता था और टीडीएस भी लेता था, लेकिन वो सरकार को टीडीएस, इनकम टैक्स विभाग को टीडीएस वापस नहीं करता था, ताकि वो आम लोगों को फिर जाकर के ये पैसा रिफंड मिल सके। और ऐसा इसलिए होता था
कि ज्यादातर जब जब भी पैसा निवेशकों का मेच्योर होता था, देना पड़ता था, तो ज्यादातर ये कन्वर्जन करते थे, कोई नए प्लान में उसको कन्वर्ट कर देते थे और उसका बेनिफिट ये ले लेते थे। आम निवेशक ये बात समझ नहीं पाते थे और उनके एजेंट भी ज्यादातर नहीं समझ पाते थे और ये बहुत बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला है जो सहारा ने इस तरह से अपने पास ये पैसा को जमा कर रखा है, जो हक बनता था एजेंट का भी और जमाकर्ता का भी कि वो अपना पैसा टीडीएस का कटा हुआ इनकम टैक्स का जो प्रारूप है उसके तहत उस पैसे को वो वापस पाने के अधिकारी थे, लेकिन उस पैसे को बहुत चालाकी से ज्यादा या सारे लगभग बांड को कन्वर्ट कर दिया गया, कन्वर्जन के जरिए उसको फंसा दिया गया ताकि आप उस पैसे को न जाने न वापसी के लिए आप सहारा के ऑफिस में क्लेम करें। और जब जब भी सहारा ये कन्वर्जन करता हो या कोई भी पेमेंट सिस्टम होता है तो उसमें जब वो कोई नई पॉलिसी अपने एजेंट के जरिए निवेशक को देता है तो उसमें एक इंटर कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। उस इनवाइस पे मूलधन, ब्याज लेट अगर किया गया है, अगर पैसा जमा करने में तो उसकी फाइन, कटा हुआ टीडीएस, इन सब चीजों का जिक्र होता है उस पे। लेकिन वो इंटर कम्युनिकेशन जो डाटा होता है और जो टीडीएस कटने का जो उस पे सारा कुछ फाइल किया जाता था, वो डाटा तैयार किया जाता था, वही डाटा से आम निवेशक को, एजेंट को रूबरू नहीं कराया जाता था, ना ही वो डिटेल आगे आरबीआई, सरकार को, सेबी को, इनकम टैक्स विभाग को, किसी को ये चीजें नहीं दी जाती थी, इसको छुपा के रख लिया जाता था और विशेष करके निवेशक को, एजेंट को, ताकि अगर वो उनको हम जानकारी देंगे तो वो इसका जवाब मांगेंगे, अपना पैसा मांगेंगे। लेट फी अगर लगा है उसको बताते थे, वो काट करके पेमेंट करते थे और कस्टमर भी खुश होकर के लेकर पैसा चले जाते थे। दूसरा सहारा का सबसे बड़ा झूठ जो अपने निवेशक को, अपने एजेंट को भी गुमराह करता आया है कि हमारे ऊपर तो प्रतिबंध लगा है, मेरे अकाउंट फ्रीज है, मैं किसी को कैसे पेमेंट कर सकता हूं। ये सहारा का सबसे बड़ा झूठ है। सहारा का कहना है कि अगस्त 2012 से उनके खाते सीज हैं, इसलिए वो किसी को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अब जब इनको पकड़ा गया था तो ये जेल में थे, इस बीच इनके माताजी का देहांत होता है तो उनके क्रियाकर्म, दाह संस्कार में शामिल होने के लिए इनको रिहा किया जाता है उस समय। लेकिन सारे चीजों पे प्रतिबंध लगाया भी जाता है कि ये बाहर निकल करके कुछ भी अनलीगल काम ना करें। और उस बीच निवेशकों का भी काफी जो है देश के अंदर डिमांड होने लगा कि उनका जमा पैसा वापस हो। तो कोर्ट ने इनसे पूछा कि आप निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए क्या विचार कर रहे हैं। तब इन्होंने कोर्ट से बोला था कि हमारा तो सारे इंडस्ट्रीज, सारे फाइनेंशियल्स ऑफिस, जमा पैसा, अकाउंट्स सारे सीज किए गए हैं, सब फ्रीज हैं, अकाउंट सभी फ्रीज हैं, तो फिर हम कैसे निवेशकों का पैसा वापस करें। और मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज हैं तो मैं निवेशकों का पैसा कैसे वापस करूंगा। 4 जून को कोर्ट आदेश देता है और 5 जून से एमबी वैली और इनके जो तमाम फाइनेंशियल ब्रांचेस थे, अकाउंट्स थे, सब पर से सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। 5 जून 2014, ये ध्यान करिएगा, जो ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हम प्रतिबंधित हैं इसलिए हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सहारा को बांधे रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश किया था उस समय कि 24,000 करोड़ रुपए आपको सेबी के पास जमा करना होगा सिक्योरिटी के रूप में। और ये जब बाहर आते हैं तो जैसा मैंने बताया लग जाते हैं वही 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 20 करने के चक्कर में। फिर सेबी कोर्ट की शरण में जाता है, सहारा के ऊपर केस करता है। वो केस नंबर 412, 413 आप चेक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेब पर जाकर के। और फिर तब जाकर के जब कोर्ट की फटकार लगती है, कोर्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, तब जाके कहीं 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा होता है। जो कई लोग 25,000 करोड़, 26,000 करोड़ का चर्चा करते हैं, ये वही पैसा है। तब जाकर के कहीं सहारा जमा करता है सेबी के पास। सहारा हाउसिंग, सहारा रियल एस्टेट के जो पैसे सहारा समूह ने अपने पास जमा कराए थे, वो पैसा भी जमा कराना था सेबी के पास, लगभग 12,500 करोड़ रुपए। ये भी सहारा नहीं जमा किया है सेबी के पास। ये भी एक घोटाला है, ये भी पैसा इनके ही पास है। और ये भी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में सहारा के ऊपर केस किया है कि सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट की जो
निवेशकों का पैसा इन्होंने जमा कराया है, ये पैसा सेबी के पास इन्होंने नहीं पहुंचाया है, नहीं जमा किया है। इस पे भी 3, 4 और 5 में सुनवाई होनी है। अपने एजेंट के साथ टीडीएस का बहुत बड़ा घोटाला किया है, अपने निवेशकों को बरगला करके री इन्वेस्ट करा के उनके साथ भी बहुत ही बड़ा घोटाला किया है। अब इसमें किन किन लोगों का पैसा पहले मिलेगा और कैसे मिलेगा, सारे निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पोर्टल के जरिए आम निवेशक अपना बॉन्ड दस्तावेज, अपने आधार, अपने बैंक डिटेल, ये सारी चीजें जिन्होंने अपलोड किए हैं और जिनके सही पाए गए हैं उनको 10,000 मिले हैं और काफी लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला है, डेफिशिएंसी एरर आ गया है। तो उस डेफिशिएंसी एरर को सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्री को, सहकारिता मंत्री को, सहारा को और सेबी को हल करने के लिए इस डेफिशिएंसी एरर को सुझाव मांगे हैं। और सहारा के अंदर जो बड़े लेवल पे जो लोग हैं कर्मचारी, उनसे भी इस पे सुझाव मांगा गया है कि इस डेफिशिएंसी एरर को कैसे खत्म करके सबका भुगतान किया जाए। ये सब प्रोसेस अंदर चल रही है। तो ये जो पहले पोर्टल पे आवेदन कर चुके हैं, सबसे पहले भुगतान का अगर कोर्ट की तरफ से सुझाव या आदेश ऐसा आता है तो वो सबसे पहले जिन्होंने पोर्टल पे आवेदन किया है, सबसे पहले उनको पैसा दिया जाएगा। उस डेफिशिएंसी एरर को कंप्लीट तरीके से सॉल्यूशन उसका निकालने के बाद, उसको सुलझाने के बाद जिन्होंने आवेदन किया है पोर्टल से उनको ही पैसा पहले मिलेगा। या जो कोर्ट में डायरेक्ट गए हैं, डायरेक्ट उन्होंने कोर्ट में जा करके अपने बॉन्ड, अपने सारे डिटेल को कोर्ट के सामने रखा है, उनको पैसा मिलेगा। या कोई संगठन या किसी समूह के माध्यम से आपने केस किया है कोर्ट के अंदर, उनको पहले पैसा फिर मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, यानी ना उन्होंने एक पोर्टल से आवेदन किया है, ना वो डायरेक्ट किसी कोर्ट में गए हैं, ना वो किसी समूह से जुड़ के कोर्ट में फाइल किया है अपने दस्तावेजों को पैसा वापसी के लिए, उनका पैसा अभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो स्थितियां हैं, पिछले वीडियो हमने कहा था कि जो 24,000 करोड़ सेबी के पास था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए तो रिलीज कर दिए थे पहले से ही सीआरसीएस को, आम निवेशक को देने के लिए। बाकी का जो पैसा बचा है वो सहारा मांग रहा है। उसके लिए एक आईए फाइल हुआ है कि जो पहले का जजमेंट है कोर्ट का, उसको जो है मॉडिफाई किया जाए और जो बचा पैसा है वो सहारा को वापस करके ऑफिस से इसका पेमेंट कराया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि पहले ही ऑफिस से पेमेंट करने में न जाने कितने केस चल रहे हैं, आम सिविलियन से, आम निवेशक से। तो वो तो होने से रहा, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर सहारा के ऑफिस से अगर पैसा वापसी होगा तो उसमें भी चमचागिरी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार बहुत जम करके होगा। और जो ऊपर के लेवल के हैं, जिनकी पहुंच है, वो ऊपर ही ऊपर सारे दस्तावेजों का लेन देन कर लेंगे। पैसा कमीशन में 10 से 30% पहले भी कमीशन लेते थे एजेंट, जो चमचे टाइप के थे, या जो इसमें इन्वेस्टर हैं, वैसे लोग वापसी के लिए 10 से 30% पहले भी लिया जाता था। वो सोचिए कि इस समय कितना लेंगे। और एक पूरा भ्रष्टाचार का माहौल बन जाएगा, पूरा भगदड़ मच जाएगा और इसके लिए प्रशासन भी परेशान हो जाएगा कि कहां कहां वो किस किस ब्रांचेस की सुरक्षा करे। तो जो मैंने अभी कुछ वीडियो में पहले बोला था कि ये जो पहले पोर्टल के जरिए और जो कोर्ट में किसी समूह के जरिए या डायरेक्ट जिन्होंने केस किया है, ऐसे लोगों का पहले पैसा मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है उनको या तो सीआरसीएस के माध्यम से या तो फिर कोर्ट के जरिए ही पैसा मिलना है। ब्रांच से पैसा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आदेश कोर्ट करके देश के अंदर माहौल खराब करेगा, क्योंकि ऐसे देश का माहौल खराब ही होगा। हर जगह प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करानी पड़ेगी, उसके बावजूद भी भगदड़ मचेंगे। कहीं कहीं सहारा के ऑफिस लूट लेंगे लोग, कहीं कैश लेकर के भाग जाएंगे, कहीं मारपीट होगा, कहीं कुछ दस्तावेज, क्योंकि समाज में तमाम तरह के विचार के लोग हैं। किन किन को कौन कौन कंट्रोल करेगा। तो जैसे जिन्होंने अभी तक कहीं से भी अप्लाई नहीं किया है वो कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, कहीं नहीं तो आप अपने जिला कोर्ट में भी जाकर के एक याचिका लगा सकते हैं अपने पूरे दस्तावेज के साथ। उसमें भी कुछ पैसा खर्च तो होगा ही वकील का, तो करना तो पड़ेगा ही। या आप ये चीज तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप 5 तारीख तक वेट करिए कि देखिए 3, 4, 5 को इसमें सहारा सेबी का, सीआरसीएस के बारे में, डेफिशिएंसी के बारे में और जितने भी समूह
और जितने भी पर्सनल याचिकाएं दी गई हैं, ये 3, 4 और 5 में सारी चीजों की सुनवाई होगी और आशा करते हैं कि कोई एक पॉजिटिव डिसीजन कोर्ट की तरफ से आएगा। डेफिशिएंसी के बारे में हल निकल जाएगा। तो जैसे जो जमाकर्ता कहीं नहीं गए हैं, अभी रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वो रुके रहें, 5 तारीख तक का वेट करें। या वो तेजी से अगर कोई प्रक्रिया करना चाहते हैं तो वो किसी भी अपने जिला कोर्ट के अंदर जाकर के कम से कम इसको फाइल कर सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं अपना पैसा पाने की। और इसमें देखिए, कुछ खास लोगों को छोड़ करके 2012 के बाद से अगर कहा जाए तो एक प्रकार से ये मैच्योरिटी हुआ ही नहीं है। जिनके पास एक लोकल ब्रांच से लेकर के हेड ऑफिस तक के कुछ खास लोगों का नंबर होता है, वो कमीशन तय होता है और बड़े लोगों का पैसा जब आता है तो उसमें 10 से 30% लिए जाते थे, बटते थे। तो कुछ ऐसे खास लोगों का सिर्फ पैसा मिला है, बाकी सारे बांड को, सारे निवेशकों को बरगला करके उनका री इन्वेस्ट नए स्कीम में कन्वर्जन हुआ है। यह है सहारा का ऐसा चरित्र जो सिर्फ और सिर्फ 2012 के बाद से रीजनल ऑफिस के कुछ ऐसे अधिकारी जो सिर्फ प्रोपगंडा फैलाते थे, इसका पर्दाफाश 3, 4 और 5 को इस बार होने ही जा रहा है। क्योंकि सेबी ने भी आईए फाइल किया है 2 और इस बार 19 के आसपास हलफनामा दायर किया गया है सहारा की तरफ से, गौतम अवस्थी जी की तरफ से। गौतम अवस्थी जी ने ही 17 अगस्त को एक आईए फाइल किया था जिसमें ये कहा गया है कि जो पैसा जमा है सेबी के पास, वो पैसा मुझे दिया जाए निवेशकों को वापस करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसमें पारदर्शिता तभी होगी जब ये कोर्ट के जरिए, कोर्ट की देखरेख में, कोर्ट के ऑर्डर के बाद, चाहे वो सीआरसीएस के माध्यम से हो या सेबी के माध्यम से हो, जब कोर्ट आदेश करेगा, कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही ये पैसे रिलीज होने वाले हैं। ये सही तथ्य यही है और ब्रांच से नहीं मिलने वाला है। ब्रांच से, जैसा मैंने बोला, बहुत ही हालत खराब हो जाएंगे। वहां के जितने भी ब्रांच के आसपास की स्थितियां हैं वो डैमेज हो सकती हैं, प्रशासन परेशान हो सकता है। इसलिए आपको इंतजार करना है। जिन्होंने पहले से सारी चीजें की हैं उनको मिलना चाहिए। 3, 4, 5 में कुछ ऐसा डिसीजन आए कि उनको पेमेंट मिले। जिन्होंने कहीं भी आवेदन नहीं किया है उनके लिए भी कोर्ट कुछ आदेश करे कि वो कहां जाएंगे, कोर्ट के जरिए या फिर सीआरसीएस के जरिए पेमेंट उनका कैसे मिलेगा, ये भी कोर्ट को आदेश करना चाहिए। तो साथियों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जाने, सच्चाई के विषय में जाने और प्रोपगंडा फैलाने वाले गैंग से वो सजग रहें और सच्चे तथ्य से वो वाकिफ होते रहें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।